हाँ देखिए बच्चों, आज मैं एग्जाम पैटर्न लेके आया हूँ 2026 का। क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। जो MM 70 का होगा, 70 मार्क का होगा। वह आप लोग इस एग्जाम पैटर्न के अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत इजी और नॉर्मल वे में इसको तैयार करके अपने आप को परफेक्ट स्टूडेंट बनाकर पेपर में जा सकते हैं, एग्ज़ाम में जा सकते हैं और बढ़िया एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, पहला रीडिंग जो है 10 मार्क्स का दिया है यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। रीडिंग्स जो है 10 मार्क्स का है, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि बोर्ड पे दर्शाया गया है। पहला है वन शॉर्ट अनसीन पैसेज विथ 3 MCQs। एक शॉर्ट अनसीन पैसेज देगा 5-6 लाइन का या 10 लाइन का, जिसमें से 3 MCQs पूछेगा। मल्टी है ना, चॉइस क्वेश्चन रहेगा उसमें, जो 3 मार्क का रहेगा। ये भी आराम से कर लेंगे आप लोग। उसी में से आंसर रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, उसी में से आंसर टिक मार देंगे या गोला को काला कर लेंगे। जैसा आएगा आंसर शीट वैसा करेंगे, या आंसर डाल करके आंसर लिख सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा भी वैसे ही आएगा, वन अनसीन पैसेज आएगा विथ 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। कहने का मतलब एक अनसीन पैसेज रहेगा, वो भी जो आप पढ़े लिखे नहीं होंगे बल्कि एटमॉस्फियर में कहीं से उठा करके दे सकता है। आपके किसी भी सब्जेक्ट कहानी से उठा के दे सकता है, किसी भी क्लास के कहानी से उठा के दे सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि उसी में से 3 क्वेश्चन पूछेगा, वो भी 60 क्वेश्चन रहेगा और 6 नंबर का रहेगा, यानी कि उसमें 2-2 नंबर का एक एक क्वेश्चन रहेगा। वह अनसीन पैसेज की बात हुई। उसी अनसीन पैसेज में एक वोकेबुलरी रहेगा, माने शब्दावली रहेगा, जिसमें से या तो आपको एंटोनिम्स के रूप में या सिनोनिम्स के रूप में पूछा जाएगा। एंटोनिम्स मीन्स होता है अपोजिट, विलोम के रूप में, या सिनोनिम्स मीन्स होता है सेम मीनिंग या पर्यायवाची के रूप में। तो दे देता है, जैसे कि अक्सर सर लोग, टीचर्स लोग, अध्यापक अध्यापिका लोग आपको टेस्ट लेते हैं अनसीन पैसेज का। राइट द सेम मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, वह देता है। राइट द अपोजिट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज, ऐसे दे देगा तो आप उसमें से लिख लेंगे। उसी को वैक्यूबुलरी कहते हैं, शब्दावली कहते हैं। तो इस तरह से देखते हैं रीडिंग जो मोड है 10 मार्क्स का, पहला और दूसरा बहुत इजीली कर सकते हैं। इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे या आपके अध्यापक अध्यापिका लोग प्रैक्टिस कराए होंगे, उसी के अनुसार आप कर लेंगे। दूसरे मोड में चलते हैं, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल्स भी 10 मार्क्स का आएगा यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों क्लास के लिए है। क्लास 10th जो है, यहाँ ध्यान देंगे। तीसरा क्वेश्चन बन के आएगा लेटर। लेटर में फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर होगा, उसमें से एक होगा। फॉर्मल लेटर का सैंपल बताया जा चुका है या आपके स्कूल कॉलेज के अध्यापक अध्यापिका बताए होंगे। फॉर्मल लेटर का सैंपल कैसे होता है, इनफॉर्मल लेटर का सैंपल कैसे होता है और किस प्रकार लिखा जाता है। या वह नहीं कर पाएंगे तो एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन तो रोज लिखते हैं आप छुट्टी में, या छुट्टी लेना चाहते हैं तो हर सत्र में लिखते हैं एप्लीकेशन। हर महीने में आपकी आवश्यकता पड़ती है तो अपने स्कूल कॉलेजों को एप्लीकेशन लिखते हैं। तो वो एप्लीकेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बेहतरीन आप लिखें। लेकिन ध्यान रहे, जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा ही एप्लीकेशन होगा या लेटर होगा। तो इसमें से एक लेटर नहीं करना है तो एप्लीकेशन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन नहीं करना है तो लेटर कर लीजिएगा, आपको बताया जा चुका होगा। चौथे क्वेश्चन में आएगा 4th नंबर का, पैराग्राफ रिपोर्ट या आर्टिकल। देखिए, पैराग्राफ राइटिंग होता है, यह 80 शब्द से लेकर 100 शब्द तक होगा, या रिपोर्ट भी होगा 80 से 100 के बीच, या आर्टिकल। इन तीनों में से कोई एक लिखना होगा, तीनों में से एक आएगा, या तीनों में से आपको एक एक दे सकता है, 2-2 नंबर का दे सकता है, या 6 मार्क का होगा। तो अगर पैराग्राफ देता है तो छोटा सा पैराग्राफ देगा, आधे पेज का। रिपोर्ट भी देता है तो आधे पेज का देगा। या आर्टिकल, आर्टिकल यहाँ AND से मतलब नहीं है, यहाँ लेख से मतलब है, शॉर्ट पैराग्राफ से मतलब है। तो शॉर्ट पैराग्राफ देगा तो अभी 80 या 100 शब्द के बीच, यानी कि
आधे पैराग्राफ में लिखना होगा। तो एक देगा इसमें से तो 6 नंबर का देगा। अगर तीनों में से पैराग्राफ, रिपोर्ट और आर्टिकल्स में से देगा तो छोटा 60 लिख देगा, उसमें 2-2 नंबर का कर देगा। तो ये सब पढ़ाया जा चुका है या आपके सर मैम लोग पढ़ा चुके होंगे आपके कोर्स में। तो इस तरह से आप उसका सैंपल देख लेंगे और उस तरह से आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं ग्रामर की ओर। ग्रामर 15 मार्क्स का आएगा। 15 मार्क्स में क्या है आप ध्यान से सुनेंगे। 5वां क्वेश्चन बन के आएगा यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम क्लास 10 के बच्चों के लिए। 5 MCQs बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल। यहाँ आर्टिकल्स का मतलब होता है ए एंड दी का प्रयोग। ए एंड दी का प्रयोग आप कैसे करते हैं ये बताया जा चुका है। तो वो आर्टिकल यहाँ आ गया है। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस स्पेलिंग्स। इसमें से 5 ऐसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे जो आपका 5 मार्क का 5 मार्क का रहेगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप समझते ही हैं कि नाउन से लेकर के नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन तक जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उसमें से कुछ ना कुछ पूछ देगा और उसमें से आप आंसर करेंगे, 1 नंबर का वो मिल जाएगा। टेंस जितना पढ़े हैं, टेंस में से कुछ भी पूछ सकता है। अफर्मेटिव से निगेटिव में, निगेटिव से इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में, या पूछ देगा कि यह किस टेंस से बिलोंग करता है। टेंस का 4 ऑप्शन दे देगा। एमसीक्यूज का मतलब होता है ऑप्शन देना। 4 ऑप्शन देगा, एक सही रहेगा। तो उसमें से भी एक आपका सही रहेगा ऑप्शन में से, तो 1 नंबर का एक टेंसेस में से मिल जाएगा। आर्टिकल में ए एंड दी का यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। ए एंड दी का परफेक्ट रूप से पढ़ लीजिएगा, 1 नंबर वैसे ही मिल जाएगा। तो ए एंड दी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा और 4 ऑप्शन देगा, एक सही रहेगा। रीऑर्डरिंग जो है सेंटेंस शब्दों का ग्रुप देगा, अलग अलग करके शब्दों का ग्रुप दे देगा, इधर उधर उसका प्लेस रहेगा, उसको सही क्रम में सजाना होगा। तो वो भी सजा के 4 ऑप्शन में दिया रहेगा एमसीक्यू के रूप में। तो उसमें सही का टिक लगाना है, कौन वाला सही है, वही का नंबर मिल जाएगा। उसके बाद से स्पेलिंग मिस्टेक्स आता है, स्पेलिंग गैपिंग आता है, वो इधर का उधर लिख देगा या मिस्टेक कर देगा और कहेगा कि उसका स्पेलिंग का सही शब्द बनाया गया 4 ऑप्शन में, कौन सही है। तो उसमें से 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए जो 10th में पढ़ते हैं काफ़ी इससे सहायता मिलेगी और हिम्मत भी बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। 6 नंबर देखेंगे। 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस एंड पंक्चुएशन। तो 3 छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा। नरेशन जिसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं, वह बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, 1 नंबर का, उसको तैयार कर लेंगे। वॉइस जिसको आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़े हैं, हालांकि एक्टिव वॉइस पूरा टेंस का रूल रहता है, पैसिव वॉइस उसका ऑब्जेक्टिव रूप होता है। तो उसमें से एक पूछेगा, उसका भी आप जवाब देंगे, 2 नंबर का वो हो जाएगा। और पंक्चुएशन जिसको कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर यूज करते हैं, या फुल स्टॉप, कामा है, इन्वर्टेड कामा, क्वेश्चन मार्क, कोलन, सेमी कोलन, ये विभिन्न प्रकार के जो सावधानियां होती हैं वो पंक्चुएशन के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको बता दूं कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर फिर से रिवाइज करा दूं कि हमेशा जो कैपिटल लेटर होता है, जब वाक्य शुरू करते हैं तो पहला अक्षर कैपिटल होता है किसी वर्ड का। पैराग्राफ शुरू करते हैं तो पहला अक्षर कैपिटल होता है। फुल स्टॉप के बाद दूसरा सेंटेंस शुरू करते हैं तो पहला अक्षर कैपिटल होता है। आई जिसका अर्थ मैं होता है, कहीं भी रहे फुल स्टॉप लगे या न लगे, आई का अर्थ मैं होता है तो वह हमेशा कैपिटल होता है। और क्या कैपिटल होता है? प्रॉपर नाउन, व्यक्तियों का नाम, प्लेस का नाम, जैसे मोहन, सोहन, गीता, सीता, हाँ, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, लिखाया जाता है। वो फुल स्टॉप रहे चाहे न रहे, शुरू हो पैराग्राफ या सेंटेंस शुरू हो या न हो, उससे मतलब नहीं है। आगरा, दिल्ली, ताजमहल, इंडिया, ये सब कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यहाँ तक कि स्काई, सन, मून, ये सब, माउंट एवरेस्ट,
ये सब कैपिटल लेटर का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, सब अक्षर नहीं, पहला अक्षर। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाएगा, चाहे व्यक्तियों का नाम हो चाहे स्थान का नाम हो। तो ये कैपिटल लेटर की बात हो गई। और ये भी ध्यान रखिए, अगर कविता देता है, पोयम देता है, तो पोयम की हर एक लाइन कैपिटल लेटर से शुरू होती है। तो इस तरह से देखते हैं कैपिटल लेटर का कैसे आप यूज करते हैं। फुल स्टॉप जानते हैं, वाक्य खत्म होता है तो। क्वेश्चन मार्क जानते ही हैं, जब क्वेश्चन बनाता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। क्वेश्चन वर्ड का यूज होता है, चाहे हेल्पिंग वर्ब आगे आता है तो क्वेश्चन बनाता है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगेगा जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाएगा, इंटरजेक्शन शब्दों का प्रयोग होगा तो इस तरह से आपके सर मैम आपके स्कूल में कॉलेज में पढ़ा दिए होंगे। पंक्चुएशन पे ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे 7 नंबर में यूपी बोर्ड वाले, है ना, ट्रांसलेशन आएगा फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश 4 नंबर का आएगा, 4 मार्क्स, वो भी 5-6 लाइन का रहेगा, छोटा सा पैराग्राफ रहेगा। हिंदी से आप इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो बहुत इजीली तरीके से आप कर सकते हैं। टेस्ट तैयारी रहेगा तो ट्रांसलेशन कर लेंगे। देखेंगे फर्स्ट फ्लाइट में से भी आपका क्वेश्चन पूछेगा 23 नंबर का, यानी 23 मार्क्स का। तो उसमें प्रोज पोइट्री फर्स्ट फ्लाइट में आता है और फुटप्रिंट विदाउट फीट आता है। तो प्रोज की तरफ चलते हैं, जो लेसन्स होता है टेक्स्ट बुक में वो 15 नंबर का है। तो उसमें 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन बना हुआ है। 8 नंबर का क्वेश्चन है 2 MCQs बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी कि आपके प्रोज से लेसन से कोई एक पैराग्राफ दे देगा और उसमें से 2 MCQs पूछेगा जैसे दिया है, तो उसी में से आपको आंसर छांटना होगा, 2 मार्क मिल जाएंगे। 9 नंबर 3 MCQs बेस्ड ऑन लेसन्स पे से 3 MCQs देगा, मतलब लेसन जो पढ़े हैं उस लेसन में से आपका MCQs बनाएगा, 3 रहेगा, 3 मार्क्स का मिलेगा, वो भी आप कर सकते हैं। 10 नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन 30 या 40 वर्ड का, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एकदम क्वेश्चन बना बनाया आएगा, 3-3 मार्क का रहेगा, 6 मार्क का रहेगा, दोनों मिला करके, जो लगभग 30 से 40 वर्ड लिखना पड़ेगा, यानी कि 7-8 लाइन, यानी कि 5 लाइन से ऊपर लिखना पड़ेगा, 5 लाइन से 8 लाइन के बीच में, यानी कि 1 से 5, 6, 7, 8 लाइन तक लिख देंगे तो 30 या 40 वर्ड हो जाएगा और 6 मार्क मिल जाएगा। तो 2 क्वेश्चन रहेगा, दोनों क्वेश्चन को आप लिख सकेंगे क्योंकि आपको पढ़ाया जा चुका है डिटेल में, टेक्स्ट बुक पढ़ाया जा चुका है, अपने आप हिसाब से आप लिख सकते हैं। 11 नंबर में 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एक लंबा सा क्वेश्चन रहेगा जिसमें आधे पेज से ज़्यादा रहेगा, एक पेज से कम रहेगा, 60 वर्ड, लगभग आधा पेज मान के चलिए। आधा पेज में आप लिखेंगे, एक लंबा सा क्वेश्चन रहेगा और वह 4 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से आपका प्रोज या लेसन्स वाले में से 4 क्वेश्चन बनेंगे, 8वें, 9वें और 10वां 11वां नंबर का। उसके बाद पोइट्री या पोयम्स में आ जाएंगे, तो पोयम्स में क्या 8 मार्क का आएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन होगा 2 MCQs बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी आपके पोयम से कोई छोटा सा एक्सट्रैक्ट उठा के दे देगा, माने पद्यांश उठा के दे देगा जिसको हम स्टेंजा बोलते हैं, और उसी में से क्वेश्चन पूछेगा और उस क्वेश्चन में से आपका MCQ रहेगा, उसमें से आंसर ढूंढ के टिक मार देना है, आंसर लिख देना है। 30 नंबर का क्वेश्चन है 1 शॉर्ट क्वेश्चन, है ना, पोयम से देगा, 30 या 40 वर्ड्स का रहेगा, 3 मार्क का रहेगा। एक ही करना होगा, एक ही क्वेश्चन रहेगा, कहीं से उठा के दे देगा, उसमें से आपको करना होगा, पोयम से क्वेश्चन रहेगा। या वह नहीं करेंगे तो दिया है 4 लाइन्स पोयम, 4 लाइन की कविता आप अपने टेक्स्ट बुक से जो पढ़ाया गया है उसमें से देख याद करके लिख लेंगे। तो सबसे बेहतरीन है बच्चों 4 लाइन का कविता याद कर लेना, फायर एंड आइस का ही याद कर लेना, बहुत छोटा कविता है, 4 लाइन का तैयार कर लेना, है कि नहीं। तो उससे आप लिख सकते हैं उसको आर वाले ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 14 है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सर मैम लोग आपको बताए होंगे कॉलेज में या स्कूल में, तो उसमें ध्यान देने वाली बात है कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम जरूर देगा और वो 3 मार्क का देगा।
और उस पोयम का नाम देगा, 1-2 पोयम का नाम देगा जिसमें से एक का सेंट्रल आइडिया करना होगा। ठीक है, तो जहाँ तक कि मैं अपने कॉलेज में अपने बच्चों को मैं पढ़ाया हूँ, बताया हूँ, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। इन दिस पोयम द पोएट डिस्क्राइब्स, हाँ डिस्क्राइब्स के बाद अपनी बात, पोयम की जो मुख्य बिंदु है उसको डिस्क्राइब कर दीजिएगा, स्टार्ट कर दीजिएगा। हालांकि हमेशा याद रखिएगा कि जितना लेसन है, लेसन का नाम और राइटर का नाम याद कर लीजिएगा, और जितना पोयम है, पोयम का नाम और पोएट का नाम याद कर लीजिएगा कि किस पोयम का कौन पोएट है। कभी कभी पूछ देता है अंदर क्वेश्चन, या आपके सेंट्रल आइडिया में मिला के लिखने में बहुत काम देगा, मदद देगा। तो इस तरह से आगे चलते हैं। फुटप्रिंट विदाउट फिट, ये आपका सप्लीमेंट्री रीडर है, ये भी टेक्स्ट बुक के अंतर्गत आता है, लेकिन ये सप्लीमेंट्री रीडर है। तो इसमें 12 मार्क यानी 12 मार्क का पूछेगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, 5 MCQs बेस्ड ऑन लेसन्स। 5 नंबर का आपका पूछेगा, 5 MCQs रहेगा आपके फुटप्रिंट विदाउट फिट के लेसन्स में से, जो उसी में आंसर रहेगा, टिक मारना होगा। यानी कि लिखने वाला कम, MCQs और जो तार्किक चीज़ें हैं, आप चतुर बनिए, बुद्धिमान बनिए, रटने से काम नहीं चलेगा। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आए, बुद्धिमान बनेंगे, चतुर बनेंगे तो जरूर लिख लेंगे। एक बात मैं बता दूं, कापी जरूर भर दीजिएगा, A कापी, B कापी, C कापी लिख करके सुंदर राइटिंग में भर दीजिएगा, और टॉपिक से संबंधित जरूर लिखिएगा, जरूर आप बढ़िया से बढ़िया नंबर गेन करेंगे। 16 नंबर पे मैं देखता हूँ वन शॉर्ट क्वेश्चंस की बारी आती है, तो वह 30 या 40 वर्ड का होगा, जो एक ही शॉर्ट क्वेश्चन होगा, आधे पैराग्राफ का होगा, मैंने आधे पैराग्राफ लगभग यानी 6-7 लाइन का होगा, और उसको आप कर सकते हैं, या आधे पेज का होगा उसको कर सकते हैं, जो आपके फुटप्रिंट विदाउट फिट से क्वेश्चन बनेगा। 17वें का 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आधे पेज से थोड़ा सा ज़्यादा यानी 60 वर्ड का होगा, और 4 नंबर का अकेले होगा, तो इसको भी आप कर देंगे। आपके पढ़ाया लिखाया ही चैप्टर से दिया जाएगा, बाहर कुछ नहीं दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम जब आएगा, पेपर देखेंगे तो घबराएंगे नहीं। मैं एग्ज़ाम पैटर्न दे दिया हूँ, इस पैटर्न के अनुसार आप चेक कर लीजिए क्या तैयारी है क्या नहीं तैयारी है, उस पर आप टिक मारते जाइए कि मैंने ये तैयार कर लिया, ये तैयार कर लिया। और उसके बाद जैसे ही पेपर मिले आराम से पढ़िएगा, उसको पढ़ने के लिए 15 मिनट आपको मिलता है, वह आपके एग्ज़ाम का समय जो होता है वह एक्स्ट्रा मिलता है 3 घंटे से ज़्यादा। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा और खूब बढ़िया लिखिएगा, सुंदर राइटिंग हो, कटपट न हो। एक बात और है, अगर गलती लिख देते हैं तो क्या करेंगे, बहुत से बच्चे उस पर लिपापोती कर देते हैं, पेन से घोंच घाच कर देते हैं, ये नहीं चलेगा। इससे एग्जामिनर क्रोधित होता है जब आपकी कॉपी चेक करता है। आप ऐसा कीजिए कि अगर गलती एक लाइन हो गई तो आप अपने पेन से, नीले या काले पेन से एक हल्की सी लाइन खींचिए, ताकि एग्जामिनर को दिखाई न दे, और ध्यान से एग्जामिनर पढ़ेगा तब न जानेगा कि हाँ ये एक लाइन खींचा गया काटने के लिए। और नहीं पढ़ेगा, कॉपी भरा रहेगा, पन्ना उलटता जाएगा, चेक करता जाएगा, ऊपर का 4 लाइन, नीचे का 4 लाइन, बीच का 4 लाइन पढ़ देगा, तो सुंदर देखे रहेगा, कुछ आइडिया मिल जाएगा, तो नंबरिंग कर देंगे, मूल्यांकन कर देंगे। लेकिन इसके चक्कर में मत रहिएगा, आप सही सही सुंदर सुंदर पूरा कॉपी लिखिएगा, BC कॉपी लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर या 99% जो एग्जामिनर होते हैं वो पूरा पढ़ के नंबर देते हैं। तो कॉपी पर लिपा पोती नहीं, सही से लिखिएगा और बेहतरीन तरीके से लिखिएगा। थैंक्स।